हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको नाबार्ड ग्रेड ए 2025 फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताना है। बट उसके पहले इस बार के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अभी जस्ट हुआ है और जिसका रिजल्ट आया है। सो आप में से बहुतों से जिनसे भी मेरी बात होती है, वो चाहे ग्रुप पे हो चाहे ऐसे अलग से हो, एक डाउट सबका रहता है और बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं बार बार। मैंने बहुत बार समझाया भी होगा आपको, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया होगा इस बारे में कि अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को एक साथ लेके चल रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि आप देखो, आरबीआई हो चाहे नाबार्ड हो या इवन आईएफएससीए सेबी जैसे एग्ज़ाम्स हों, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो डेप्थ अब रिक्वायर्ड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 या 3 टॉपिक अच्छा करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। इसमें बेसिकली आपको जितने डायमेंशंस होते हैं वो सारे के सारे कवर करने होते हैं। मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि अगर आप ये 3-4 एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट करो, इसमें आपको बहुत दिक्कत होने वाली है और मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है इस बार बहुतों के साथ। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनका लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी, एज इन की जो इंटरव्यू स्टेज तक जा चुके हों, उन्हें भी मेंस क्लियर करने में इस बार दिक्कत हुई है और सैडली उनका नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वो लोग आई मीन जिस चीज़ को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो ये है कि एक टाइम पे, ठीक है, मल्टीपल एग्ज़ाम्स पे फोकस करना कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है उन्हें नेगेटिवली। ठीक है, सो मेरा पॉइंट ये है बोलने का बेसिकली कि अगर आप अर्ली स्टार्ट लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप टाइम पे सिलेबस फिनिश कर पाओ। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम तक का जो टाइम है वो आपका रिवीजन में जाना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, उस बीच में इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी चीज़ को फर्स्ट रीडिंग करके फिर उसे रिवाइज़ भी कर लो, उस पर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी कर लो और उसी बीच में फिर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिख लो, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। भले बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। ऐसा सोचना कि अगर मुझे कोई चीज़ आती है अच्छे से, या मुझे अगर मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर जो चाहे स्टैटिक पार्ट का हो या फिर सीए ओरिएंटेड हो, अगर आपको उसके ऊपर नॉलेज है भी तो भी लिखने की जो प्रैक्टिस है वो एक इंटायरली डिफरेंट थिंग है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है अलग से, और वो आप तभी दे पाओगे जब आपका सिलेबस एटलीस्ट जो स्टैटिक पार्ट है और नोटिफिकेशन आने के जस्ट पहले तक का जो सीए वाला पार्ट है वो अगर आपका हो गया है, तभी आप इन सब चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए टाइम डिवोट कर पाओगे। और नाबार्ड के एग्ज़ाम में तो आपने भी सुना होगा बहुतों के बारे में कि उसकी मेरिट सेक्शन वाली जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो रही है। ईएसआई बहुत अच्छे से आता है उनको, एआरडी उन्होंने बहुत डिटेल में रीड किया हुआ है। बट फिर भी डिसीजन मेकिंग या फिर कंप्यूटर या फिर रीजनिंग, हो सकता है कि इन सारे सेक्शन में किसी एक सेक्शन में उनका रह जाए। ऐसे भी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं और आप भी जानते होंगे, बहुतों को जानते होंगे। तो ये सब देखते हुए नाबार्ड के एग्ज़ाम में खास करके ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा पहले से स्टार्ट करो। इन दी एंड अगर आपको एग्ज़ाम देना ही है बाद में, तो क्यों आप उसके लिए उतना वेट करोगे ये सोच के कि इसका एग्ज़ाम आरबीआई के बाद होता है यूजुअली, तो हम वेट करते हैं फिर इसके बाद देखेंगे जब जैसा होगा। सो उसी नोट पे हम अपने कोर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने नया इसमें ऐड कर रखा है। और नाबार्ड की फाउंडेशन कोर्स हमारे पास थी भी नहीं पहले, आरबीआई का भले हमने लॉन्च कर रखा था लास्ट ईयर, नाबार्ड का हमने फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में जो हमने भी सीखा है और जो चीज़ें लगी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको भी ये फील हुआ कि शायद एग्ज़ाम का नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उस सारे फीडबैक को, सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने कोर्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जिस वे में आपको कंटेंट मिलता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस बार के एग्ज़ाम का जो नेचर है, अगर आपने क्वेश्चंस को देखा हो, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, या आपने ब्लॉग्स भी देखे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। तो जो अपना यूजुअल सोर्स रहता है, ठीक है, जैसे कि पीआईबी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है। इसके अलावा हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ जैसे कि आपने देखा होगा जेपी मॉर्गन के बॉन्ड वाले इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन यूजुअली नाबार्ड में नहीं पूछा जाता है, बट मैंने कोर्स के अंडर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, और शायद यूट्यूब पे भी आया होगा वो, कि अगर आपके ईएसआई के सिलेबस में अगर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और ऐसे ऐसे कीवर्ड्स अगर हैं, तो अगर ये बॉन्ड इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है इन केस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम इसको बोल सकते हैं कि लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि इंडिया की एंट्री इसमें पहले थी नहीं।
हम अगर इसमें एंटर हुए हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे पास फंड रेजिंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। तो आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई ऐसी इवेंट होना ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही इरेलेवेंट टाइप की चीज़ है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस टाइप के टॉपिक्स को अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है नाबार्ड ने। क्या पता इस बार एक था क्वेश्चन ऐसा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको बहुत सारे मिल जाएँ, पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई चीज़ अगर होती है तो ज़रूर उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले ही वो कोर फिनांस की चीज़ हो जाए। ओके, उसके बाद अगर हम ऐसे देखें कि स्कीम्स का वेटेज कितना है, उसके बाद किसी पोर्टल के बारे में पूछ लिया आपसे, या किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, पोर्टल के बारे में, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ठीक है, स्कीम्स के ऊपर तो होते ही थे, अब इन सब चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि पीआईबी आर्टिकल्स में कवर्ड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम संपूर्णा वाले सीरीज़ में कवर करेंगे उसको अच्छे से। बट एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस कोर्स में क्या क्या है, तो आपको आइडिया मिले कि इसे आपको कैसे यूज़ करना है अच्छे से। तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इसका, वो ऑलरेडी हमारे पास होता था पहले से भी, वो है जो नॉन वीडियो कोर्स में जितने भी टॉपिक्स या जो भी आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते थे, जैसे कि हमारा स्टडी नोट्स हो गया, रिवीजन नोट्स हो गया, संपूर्णा सीरीज़ के नोट्स हो गए, उसके बाद चैप्टर्स पे बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, उसी तरह संपूर्णा कंटेंट के ऊपर भी टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इधर आओ तो जो मॉक्स वाला पार्ट है, तो ये भी आपको पता होगा कि होता है पहले से। तो नोट्स और मॉक्स के अलावा जो इस बार इसमें एडिशनल है, और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फाउंडेशन कोर्स, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग सेक्शंस जो हैं, जैसे कि क्वांट है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, डिसीजन मेकिंग है, जीए है। जीए चलो मेरिट सेक्शन में आता है, बट हाँ ये आपको 4-5 जो टॉपिक्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डीएम, इसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इनफैक्ट वीडियो लेक्चर्स जो है वो सबके ऊपर है, मतलब चैप्टर्स पे भी हमने वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं इसमें, सो दैट आपको समझने में कोई चीज़ दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सपोज़ कि आपको अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रह जाते हैं। ठीक है, और आपको अगर कम टाइम में ये सब चीज़ें ठीक करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देन जो हमारा ईएसआई एआरडी वाला पार्ट है, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि फेज़ 1 में भी ईएसआई एआरडी है, फेज़ 2 में भी है, तो क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा सा चेंज जरूर है। फेज़ 2 में आपसे थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है, और अगर फेज़ 1 के जीए की बात करें तो फेज़ 1 का जीए ऐसा एंटायरली कोई सेपरेट ऐसे सेक्शन नहीं होता, भले एग्ज़ाम में दे रखा है उन्होंने, बट ये सब सारी चीज़ें बहुत हद तक ओवरलैपिंग होती है। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो आपके ईएसआई के सिलेबस में भी एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, और एआरडी अलग से भी टॉपिक है, अलग से भी सेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि जीए के अंडर जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर बेस्ड पूछ ले। तो ये जो तीनों सेक्शंस हैं, एटलीस्ट उनका सीए वाला पार्ट वो बहुत हद तक ओवरलैपिंग होता है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर सपोज़ कि बीएफएसआई सेक्टर जो होता है, कोर बैंकिंग हो गया, या फिर इसके अलावा हम देखिएगा तो इंश्योरेंस वाला पार्ट जैसे होता है, तो ये आपको फेज़ 1 के जीए में आएगा, बट ये फेज़ 2 ईएसआई में पूछे इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो जीए वाला पार्ट आपके फेज़ 1 के लिए ही रेलेवेंट है, बट उन सब चीज़ों पे आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे। इनफैक्ट आपको संपूर्णा पे भी वीडियो सेशन मिलेगा, जो अगर वैसी चीज़ें हैं जो जीए में भी आ चुकी हैं या जीए में भी कवर हो चुकी हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। वरना अगर सेम टॉपिक भी है तो संपूर्णा सीरीज़ के अंडर जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बहुत सारे एडिशनल डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ पे आपकी कवरेज डिटेल में होगी। तो जीए का जो फोकस रहेगा, जीए जो हमारा मटेरियल आता है उसे हम बजूका बोलते हैं यहाँ, तो उसके ऊपर भी आपको सेशंस मिलेंगे। तो उसमें जो कवरेज होगी वो आपके सिर्फ फेज़ 1 के लिए होगी, और संपूर्णा सीरीज़ में हम इसे ऐसे लेके चलेंगे कि वो फेज़ 2 में भी काम आए आपके, राइट। तो ये पार्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मॉक्स का आप ऑलरेडी जानते हो कि फेज़ 1 का फेज़ 1 के लिए एक कंबाइंड मॉक्स होता है हमारा, फेज़ 2 के लिए उसमें आपको ईएसआई, एआरडी ये सब मिलेगा, और अलग से डिस्क्रिप्टिव का भी होता है। अच्छा, अब जो चेंज हुआ है इस बार हमारे नोट्स में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इस बार थोड़ा फीडबैक आया हमें कि कुछ चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा बल्की हो गए हैं, जैसे कि फिशरीज़ हो गया, एनिमल हस्बेंड्री है,
तो ऐसे चैप्टर्स थोड़े बल्कि थे और हमने भी नोटिस किया कि हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इसे फ्रेश बनाना स्टार्ट किया और वैसे सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एज इन उस चैप्टर से जो कि रिक्वायर्ड शायद नहीं था या हमने उसको इस वे में दे रखा था बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कि आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब हमने क्या किया है कि वर्ड्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और कंटेंट को रैशनलाइज कर दिया है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे थे जो 65-70 पेज के हों, ठीक है, या फिर 80 पेज के हों। अब इतना ज़्यादा रीड कर पाना एक ऐसे लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो उसको तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो इन्फॉर्मेशन का तो आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते, आपको रिवीजन में भी दिक्कत होती है। तो ये सारे इशूज़ को समझ के हमने क्या किया कि हमने कोर्स को रैशनलाइज़ किया है। तो सारे नोट्स हमारे नए हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल या फिर 3 साल पहले का बना हो, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेश बनाया गया है, वो चाहे ESI का हो चाहे ARD का हो। आप इसमें ESI में भी देखना, आपको बहुत एक अलग एंगल से चीज़ें मिलेंगी। जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा था पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम लेने वाले हैं तो भी जिस वे में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है वो ऐसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक जो मिसिंग लिंक हमारे लास्ट ईयर के कोर्स में था, मुझे लगता है कि शायद हम उस पर वर्क कर सकते थे, तो इस बार हमने उस पर अच्छे से किया है। वो ये कि एग्ज़ाम से मे बी 1.5 से 2 महीने पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे, जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे ESI के, ARD के और CA बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। क्योंकि जो हमने मॉक्स ऑफ़र किया है यहाँ पे उसमें आपको 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है खुद को इवेलुएट करने का। नो डाउट अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, अगर आपने खुद के साइड से भी अगर बहुत एफर्ट डाला है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि वो एफर्ट एक्चुअली में क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन वो एफर्ट डालने के लिए जो आपको क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं तो वो हम आपको दे देंगे क्वेश्चन बैंक, इसे आप खुद से करो। और संपूर्णा में जो नोट्स है या फिर जो चैप्टर में नोट्स हैं तो ये सब उन्हीं पे बेस्ड रहेगा, तो आपको आसानी होगी एज इन कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कंटेंट बहुत जाएगा। थोड़ा बहुत अगर गूगल सर्च भी करना पड़ रहा है तो भी आपके पास जो बेस मटेरियल है वो ऑलरेडी हमारे नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। तो इसके थ्रू जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्रिपरेशन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जो क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं हमारे वहाँ से लेके और मेरिट सेक्शन के भी जितने टॉपिक्स हैं, वो चाहे फेज़ 1 का हो और फेज़ 2 में तो खैर सारे ही मेरिट सेक्शन के ही होते हैं। तो मतलब ESI, GA, ARD सब कुछ का यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मटेरियल मिल जाएगा, वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो चाहे वो आपके नोट्स के फॉर्म में हो। ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। जैसे हो सकता है कि आपकी क्वांट अगर बहुत अच्छी है ऑलरेडी लेकिन आपको रीजनिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप क्वांट वाला वीडियो ना देख के रीजनिंग का देख लो और बाकी सारे देख लो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका सब कुछ कवर हो पाएगा और फिर उतना ही ज़्यादा टाइम आप रिवीजन के लिए डिवोट कर पाओगे बाद में। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट जो आपका CA वाला पार्ट है, PIB का पार्ट है, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले तक का भी पूछ लेते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा पहले। लेकिन उसके अलावा मैं अगर चैप्टर्स की बात करूं या किसी ऐसे इंडेक्स या रिपोर्ट की बात करूं जो कि 2 महीने पहले लॉन्च हो चुकी है, अगर उन सब चीज़ों को भी अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो नोटिफिकेशन के जस्ट आने के बाद, तो शायद आप इस रेस में ऑलरेडी बहुत पीछे हो। जिस हिसाब से हर एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है अब, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक आपके एफर्ट्स अच्छे से नहीं लगेंगे एग्ज़ाम में तब तक बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा पहले स्टार्ट करो आप, और अगर आपको कोर्स के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे बाई करके तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। जो हमारा CA का मटेरियल है वो इसमें ऐड होना स्टार्ट होगा जनवरी से, ठीक है। तो इस मंथ दिसंबर में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा GA का, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि जनवरी एक बहुत ही माइलस्टोन मंथ बोला जाता है, क्योंकि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होती है और उसी के एक दिन बाद बजट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बजट की जो पार्लियामेंट में सेशन होती है तो उसके बाद हमें भी नोट्स बनाना रहता है उसके ऊपर। तो मतलब ये वो मंथ है जहाँ से एक्चुअली में चीज़ें मूव होनी स्टार्ट होती हैं, और फिर उसके बाद जो पूरा लाइक PIB में जो आर्टिकल्स आने का तरीका होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो उसी के बाद से चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए। अब अगर मान लो कि अगर ऐसा हुआ, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, अब मैं फिर भी एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि सपोज़ अगर मार्च में नोटिफिकेशन आती है
तो शायद आपको दिसंबर नवंबर का भी कंटेंट चाहिए होगा, तो उस केस में हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर। मुझे लग रहा है ऐसा कि मई जून के बाद ही शायद नोटिफिकेशन है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और जनवरी के बाद का कंटेंट ही आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। तो इसलिए जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं अभी इसको, क्योंकि नाबार्ड की जो पूरी साइकिल है रिक्रूटमेंट की, वो ख़त्म होते होते भी बहुत टाइम लग जाएगा। जनवरी तक मुझे नहीं लग रहा कि वो ख़त्म होने वाला है। तो जनवरी में या फिर फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आने के चांसेस वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उसके बाद ही रहेगा, राइट। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, अगर कोर्स से रिलेटेड या जो हमारा तरीका होने वाला है, ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर करने का। अगर इसके बारे में कोई और भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बस क्वेश्चन अपना डाल देना। अगर ऐसा लगा कि आपको कुछ डाउट है अभी भी, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है, रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।